अभी यहाँ पे समझते हैं हम लोग ये लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, इसमें ए बी सी डी पैरामीटर निकालना है तुमको, रिगरस सॉल्यूशन मेथड यूज़ करना है। इसमें आर एल सी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, आर एल सीरीज में होता है, सी यहाँ पे होता है, और जी भी ऐसे रहता है। ठीक है, यहाँ पे z इज इक्वल टू आर प्लस जी ओमेगा एल होता है, इसका यूनिट ओम पर किलोमीटर होता है, और y इज इक्वल टू जी प्लस जी ओमेगा सी, इसका मोह पर किलोमीटर में होता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ z इंटू वाई। उसके बाद फिर ये प्रोपगेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे इंटू बीटा। अल्फा क्या है, एटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा क्या है, फेज शिफ्ट का कांस्टेंट। और इसी को अगर आगे लिखेंगे तो रूट ओवर ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जे प्लस जे ओमेगा सी। अगर ट्रांसमिशन लाइन जो है वो लॉसलेस है तो आर इज इक्वल टू जीरो और जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक, आर और जी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ हमको क्या मिलेगा, जे ओमेगा रूट एल सी। ठीक है, तो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होगा, अल्फा जीरो हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी। प्रोपगेशन कांस्टेंट से पता चलता है कि वेव कैसे चेंज होता है एम्पलीट्यूड और फेज में जब वो लाइन से गुजरता है। तो ये एम्पलीट्यूड एंड क्या बताता है, फेज शिफ्ट। तो अगर ये लॉसलेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एटेन्यूएशन नहीं होगा। ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल सी। ये फेज शिफ्ट प्योरली फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, एंड लाइंस फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये फेज शिफ्ट होगा। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है, ठीक है, जेड सी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ जेड बाई वाई। तो जेड की जगह आर प्लस जी ओमेगा लिखेंगे और वाई की जगह जी प्लस जी ओमेगा सी। अगर ये लॉसलेस होगा तो ये दोनों तो कट जाएगा, तो जेड एस इज इक्वल टू एल बाई सी हो जाएगा। तो जो सर्ज इम्पीडेंस होता है वो एक्चुअली एक स्पेशल केस होता है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का। सर्ज इम्पीडेंस हम लोग तब लेते हैं जब आर इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। सर्ज इम्पीडेंस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी का इंडिपेंडेंट होता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें सर्ज इम्पीडेंस का वैल्यू 400 ओम टू 600 ओम होता है। अंडरग्राउंड केबल के लिए 40 टू 50 ओम होता है। जो एस आई एल होता है, ठीक है, वो लेंथ ऑफ लाइन पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होता है उसका ए बी सी डी पैरामीटर ऐसा आता है, कॉस प्रोपगेशन कांस्टेंट एल, cos propagation constant L, zc sin propagation constant L, sin hyperbolic propagation constant L by zc। ठीक है, a इज इक्वल टू डी सिमेट्रिक ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन। यहाँ पे ये क्या है, प्रोपगेशन कांस्टेंट हो जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था, अल्फा प्लस जे बीटा, आर प्लस जे ओमेगा एल और जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है, अल्फा अटेंशन कांस्टेंट, बीटा फेज शिफ्ट कांस्टेंट। और लॉसलेस अगर हुआ तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल सी। तो अगर लॉसी सर्किट रहा तो उस टाइम पे क्या लगाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लगाते हैं आर प्लस जी ओमेगा एल बाय जी प्लस जी ओमेगा सी। अगर लॉसलेस सर्किट रहेगा जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एल बाई सी हो जाएगा, क्योंकि आर और जी तो ज़ीरो हो जाएगा। सर्ज इम्पीडेंस लेंथ ऑफ लाइन पर डिपेंड नहीं करता है। डिस्टॉर्शन लेस लाइन क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे ये डिपेंड नहीं करता है। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस हो गया। इसमें क्या करेगा कि, सॉरी मतलब कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो एफ यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा, तो ये आर बाई जी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली करेक्शन है कि डिस्टॉर्शन लेस मतलब क्या होता है कि एटेन्यूएशन नहीं होगा और सेम शेप मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये टर्म्स को बाइफरकेट कर देते हैं, आर जी यहाँ पर और ओमेगा वाला टर्म इधर पे। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन लेस के लिए क्या कंडीशन है, आर जी, सॉरी एल जी इज इक्वल टू आर जी जो है ये इसका कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है, कंडीशन फॉर डिस्टॉर्शन लेस सर्किट। उसके बाद फिर जो फेज कांस्टेंट होता है बीटा इज इक्वल टू ओमेगा रूट एल सी। ठीक है, ओमेगा रूट एल सी। और जो वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाई बीटा विच इज इक्वल टू वन बाय रूट एल सी।
उसके बाद फिर अगर ये जो है इसको हम लोग ये आर जी के टर्म्स में करेंगे तो ये एल बाय एल जी इज इक्वल टू आर सी यहाँ भी मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस जे बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर जी ब्रैकेट में वन प्लस जे ओमेगा एल बाय आर। तो इससे मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू आर सी और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा एल रूट ओवर ऑफ जी बाय आर। तो यहाँ पर जो दूसरा वाला इक्वेशन था इसमें बस वो एल दो बार मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ से जी बाय एल निकाल के रख दिया है, तो ये जी बाय आर ओमेगा एल ऐसे मिल रहा है। तो ये नॉमिनल पाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है। नॉमिनल पाई में जैसे ये था, ठीक है। तो z के जगह पे वो क्या किया है कि जेड सी साइन हाइपरबोलिक ओमेगा एल लगा दिया है, और जो y/2 था वहाँ पे tan हाइपरबोलिक प्रोपगेशन कांस्टेंट l/2 जेड सी कर दिया है, ठीक है। तो उसको फिर यहाँ करने से कॉस हाइपरबोलिक एल उसके बाद यहाँ पे जेड सी साइन हाइपरबोलिक एल बाय जेड सी। तो यहाँ पे क्या किया है वो कि ये जो z था वो इधर डाल दिया है हाइपरबोलिक एल वाला। तो यहाँ पे वो जेड सी साइन हाइपरबोलिक एल बन गया है। उसके बाद जो यहाँ पे वन प्लस वाई जेड बाई टू था, तो ये z और ये y ये दोनों वहाँ पे डाल दिया है, और यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक एल बन गया है, और यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एल डिवाइडेड बाई जेड सी। जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें चार पैरामीटर होता है, आर एल सी और जी। उसके बाद आता है यहाँ पे स्किन इफेक्ट, आर ए सी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ आर डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे मतलब फ्लक्स उतना कम बनता जाएगा। एल इज इक्वल टू एन फाइव बाई आई होता है, ठीक है। तो इंडक्टेंस और फ्लक्स जो है प्रोपोर्शनल है, और फिर उसके हिसाब से करंट और एक्सेल एक्सेल अगर बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि एसी जो है वो आउटर सरफेस पे, यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा वो ये रहेगा फिर, मतलब फ्लो करते टाइम। तो यहाँ पे ऐसा है कि स्किन इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। स्किन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पाई सिक कंडक्टिविटी न्यू एफ डी स्क्वायर का इसका रूट ओवर, कितना टर्म्स है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे आ गया पांच टर्म्स है। तो यहाँ पर जो क्या बोलते हैं न्यू है वो परमेबिलिटी है, हेनरी पर मीटर इसका यूनिट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में ऐसा है कि रूट ओवर ऑफ पाई कंडक्टिविटी परमेबिलिटी और फ्रीक्वेंसी डॉट डी स्क्वायर है, तो डी बाहर रहेगा यहाँ पे। उसके बाद स्किन डेप्थ जो है वो अलग कंसेप्ट है। स्किन डेप्थ और स्किन इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, ठीक है, तो रूट ओवर फ्रीक्वेंसी तो स्किन इफेक्ट बढ़ेगा, और इससे स्किन डेप्थ जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो नियर बाय कंडक्टर होता है उसमें नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है तो करंट यहाँ पे कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि आर ए सी इज ग्रेटर देन आर डी सी। उसके बाद यहाँ देखते हैं एम्पियर्स लॉ हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन एच डी एल इज इक्वल टू आई एंक्लोज्ड, ठीक है। तो एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट इसका क्या है, एम्पियर पर मीटर। बी इज इक्वल टू न्यू नॉट एच अगर दिया है तो फाई इज इक्वल टू बी ए है, ठीक है। उसके बाद फिर ये फ्लक्स इज इक्वल टू एन फाई है, लैम्डा इज इक्वल टू एन फाई, एल इज इक्वल टू एन फाई बाई आई, ठीक है। वही है एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई आई। तो यहाँ पे ये जो ये है क्या बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज का फॉर्मूला है, ये जो है ये है फ्लक्स लिंकेज, इसका वैल्यू क्या है, एन इंटू फाई है। तो ये जो वेवलेंथ का सिंबल था लैम्बडा वाला, ये है फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू एन इंटू फाई, एन नंबर ऑफ टर्न्स है और ये फ्लक्स है, ठीक है। इसी को करंट से डिवाइड कर देंगे तो हमको ये इंडक्टेंस मिल जाएगा। यूनिट्स यहाँ पे देख सकते हैं, फाई का फ्लक्स का वीबर होता है। उसके बाद फिर बी जो है उसका क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। न्यू का है हेनरी पर मीटर, एच का है एम्पियर मीटर। उसके बाद यहाँ पर है कि इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर से तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड भी लिंक करता है, ठीक है।
यहाँ पे दिया कि इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, ये क्या है, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई होगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई विच इज इक्वल टू 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर, 1/2 इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर, उसी को वो मिली हेनरी कर दिया है। फिर इंडक्टेंस ड्यू टू एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, ये क्या हो जाएगा, एल एक्सटर्नल इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी डिवाइडेड बाई आर, और यहाँ पे क्या था, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई। उसके बाद जो टोटल इंडक्टेंस होगा यहाँ पे 8 पाई ड्यू टू इंटरनल, और यहाँ पे 2 पाई एल एन डी बाई आर, डी यहाँ पे क्या है, वो डिस्टेंस है, और आर जो है वो रेडियस है, डी बाई आर, ठीक है। तो उसका ये वैल्यू निकलेगा, और सॉल्व करने से आखिरी में न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी डिवाइडेड बाई आर डैश, डी वही डिस्टेंस है, और आर आर डैश यहाँ पे लिया हुआ है, आर डैश क्या है, यहाँ पे जी एम आर है, आर डैश यहाँ पे जी एम आर है 0.7788 इंटू आर, तो इसका वैल्यू क्या है, 0.7788 इंटू आर छोटा आर। तो यहाँ पे फास्ट रिवीजन देखते हैं, एच डी एल इज इक्वल टू आई एनक्लोज्ड, एल इंटरनल जो होगा वो न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई इज इक्वल टू 0.05 मिली हेनरी पर किलोमीटर, एल एक्सटर्नल क्या होगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 8 पाई एल एन डी बाई आर, डी यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस अप टू ये हो जाएगा, और आर उसका रेडियस, ये इंटर एक्सटर्नल वाला है, दोनों का मिलाने से क्या होगा कि हमको यही वाला मिलेगा, और ये आर के जगह आर बार हो जाएगा, जी एम आर हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक हॉलो कंडक्टर है तो एल इंटरनल ज़ीरो हो जाएगा, और सिर्फ एल एक्सटर्नली हमको मिलेगा एल एन डी बाई आर। तो हॉलो का जो इंडक्टेंस होता है वो लेस देन ए एस सी आर होता है, तो उसका एक्सेल भी कम ही होगा, ठीक है। और पावर हमको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेल होता है, तो पावर लॉस इन हॉलो जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू ए एस सी आर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पी आर है, पी आर एक्चुअली पावर भेजने का कैपेबिलिटी है, एक्सेल का जो हॉलो का जो एक्सेल है वो कम है, ठीक है। तो इसका जो पावर भेजने का कैपेसिटी होगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ हॉलो, इट विल बी ग्रेटर देन द ए एस सी आर, ठीक है। तो ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ हम लोग ए एस सी आर प्रेफर करते हैं पर। उसके बाद ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे है इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेस 2 वायर लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर है, हमको पता है एल एन डी बाई आर डैश, इंटरनल पर एक्सटर्नल मिला के है न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश, और ये कंडक्टर भी का ये है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये टू और ये टू तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, तो न्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एल एन डी बाई आर हो जाएगा, आर डैश जी एम डी है। तो सिंगल फेज 2 वायर में क्या होगा कि न्यू नॉट डिवाइडेड बाई पाई एल एन डी बाई आर डैश, तो इंडक्टेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर जो है वो ये हो जाएगा न्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन डी बाई आर डैश। और वही अगर दो कंडक्टर होगा सिंगल फेज 2 वायर, तो ये टू कट जाएगा, ठीक है, न्यू नॉट बाई पाई एल एन डी बाई आर डैश होगा। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे एल ऑफ 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो मिडल कंडक्टर होगा उसमें हाईएस्ट मैग्नेटिक स्ट्रेस होगा, ड्यू टू दिस लेस करंट विल फ्लो, तो इसमें क्या होगा कि लेस करंट फ्लो करेगा बीच वाले में। द लोअर मोस्ट जो रहेगा उसमें हाईएस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस होगा, ठीक है। सो द थ्री फेज सिस्टम बिकम अनबैलेंस्ड, टू मेक इट बैलेंस्ड लाइन आर ट्रांसपोज्ड एट इक्वल डिस्टेंस। तो ट्रांसपोजिशन का मतलब ये ऐसा कर देगा, ये आई आर इधर बीच में चला जाएगा, फिर लास्ट में आई वाई लास्ट में, फिर इधर में आई बी इधर, फिर इधर। तो पर फेज यहाँ पे अगर पर फेज इंडक्टेंस ऑफ 3 फेज लाइन अगर देखेंगे, तो न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन डी वन डी टू डी थ्री, ये सबका ये आपस का डिस्टेंस है, डी वन डी टू डी थ्री, इसका 1/3 डिवाइडेड बाई आर डैश वही जी एम आर है। तो यहाँ पे क्या किया है कि ये पर फेज निकालने के लिए डी वन डी टू डी थ्री का टू द पावर 1/3। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि 3 फेज है, ये ट्राइंगुलर कॉन्फ़िगरेशन है और ये हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें आपस में 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, रेडियस 1 दिया है, और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2-2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो किस में इंडक्टेंस ज़्यादा है, फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे, एल एन इजल टू न्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन डी वन डी टू डी थ्री का 1/3
डिवाइडेड बाय आर डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपस में डिस्टेंस है वो 2 to 2 है, इसका 1/3 पावर हो जाएगा, तो ये इतना निकलेगा 0.2 ln 2/0 इतना 7781। सॉल्व करने से 1.109 निकलेगा। उसके बाद जो ये हॉरिजॉन्टल वाला है इसमें 4 × 2 × 2 होगा, ठीक है। तो इसका 1.15 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेस, मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेस, ठीक है। तो क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसमें एल ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी जो है वो इसमें कम होगा, ठीक है। लो पावर ट्रांसफ़र, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्राइंगुलर वाला कॉन्फ़िगर करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, ट्रायंगल वाले को कंसीडर करते हैं। सो दिस ट्रायंगुलर वन इट इज़ कंसीडर्ड। उसके बाद फिर ये होता है बंडल्ड कंडक्टर और कंपोजिट कंडक्टर। इन बंडल्ड कंडक्टर मेनी कंडक्टर आर कनेक्टेड इन ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे है कि एल ऑफ कंडक्टर ए, हमको अगर इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए निकालना है, ये क्या होगा, न्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई एल एन इंटू यहाँ पर क्या बोलते हैं म्यूचुअल जी एम डी। ये क्या करेंगे, ये डी म्यूचुअल जी एम डी डिवाइडेड बाय सेल्फ जी एम डी, सेल्फ का जी एम डी। यहाँ पे जी एम डी मतलब ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस होता है। तो एल ए इज इक्वल टू न्यू नॉट डिवाइड बाई 2 पाई एल एन डी एम ए बी बाई डी एस है। यहाँ पे डी एम ए बी मतलब म्यूचुअल जी एम डी और डी एस ए मतलब सेल्फ जी एम डी और जी एम आर और इफेक्टिव रेडियस। यहाँ पे डी एस ए का वैल्यू क्या होगा, D11 D12 D12 D21 D21 D31 इसका टू द पावर 1/n² और DMA इसका होगा D11 बार D12 बार इसका पावर 1/m/n। तो अभी एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगर r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो DSA अगर हमको निकालना है, DSA मतलब कि यहाँ पे सेल्फ GMD या GMR अगर हमको निकालना है और इफेक्टिव रेडियस, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि DSA इज इक्वल टू 18, 18 यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पर पहले 3 है और यहाँ पे 2 है। तो पहले अगर ये कंडक्टर के लिए निकालना है तो 3 × 3 3² हो जाएगा यहाँ पे, आर बार × 3 × 6, ठीक है। उसके बाद फिर 3 × 3 × आर बार और फिर है यहाँ पे 6 × 3 × आर बार। तो ये आपस में ही निकाला हुआ है, दूसरे से लिंक करने वाला नहीं निकाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमको इतना मिलेगा। तो यहाँ जो DSA का फॉर्मूला था मतलब कि सेल्फ GMD का, उसके यहाँ पे पावर में 1/n² है। तो 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसीलिए ये आपस के ही डिस्टेंस लिया हुआ है। ये 3 यहाँ पे ये कंडक्टर 1 लिया है तो 3 यहाँ पे और फिर 6 यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंडक्टर 2 लिया है, यहाँ पर भी 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, और फिर लास्ट कंडक्टर से भी 3 यहाँ पे और 6 यहाँ पे। उसके बाद फिर जब ये कंडक्टर बी का म्यूचुअल निकालना है, कंडक्टर ए और बी का, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या किया है कि यहाँ पे टू द पावर 3 × 2 लिया है, ये क्या है म्यूचुअल वाला, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो कितना है, यहाँ पे 5 है। तो यहाँ पे उसके बाद जो दूसरा वाला निकालना है हमको डी म्यूचुअल, तो इसमें फॉर्मूला कैसा है कि 1 1 1 2 ऐसे करके देखना है। तो 1 से 1 बार कितना है, 4 है। फिर 1 से 2 बार कितना है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे। तो ये 4 × 5 हो गया। फिर 2 × 1 बार भी कितना है, 5 है। 2 × 2 बार कितना है, ये है 4 है, 4 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 3 × 1 बार कितना है, ये यहाँ पर है √52, ये ट्रिग्नोमेट्री से निकालना है। और फिर 3 × 2 बार यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 इधर पे आ जाएगा, तो ये जो रहेगा ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 है और इसका पावर 3 × 2 6,
तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस है वो कैसा है, 1 1 बार 2 2 बार ऐसे करके है, 1 1 बार 1 2 बार 2 1 बार, मतलब कि वो यहाँ से एक एक करके गिना है, यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, तो इसीलिए दो दो है और टू द पावर 3 × 2। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में हमको वापस सेल्फ जीएमडी निकालना है ये दो बंडल कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 बाय क्या होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो पहले हो जाएगा रूट में, फिर एक एक के साथ डिस्टेंस लिखेंगे, इसका इसके साथ कितना है, क्या बोलते हैं इसको, r⁻s.s.r⁻, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका बस रूट ओवर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्चुअली हम याद करने के लिए यहाँ कैसे कर सकते हैं कि ऊपर में यहाँ पे म्यूचुअल है और नीचे में क्या है, यहाँ पे सेल्फ है। तो वहाँ पर सेल्फ जीएमडी बोला था, सेल्फ जीएमडी किस में आता है यहाँ पे, ये सेल्फ जीएमडी में क्या आता है, आर बार वाला कॉन्सेप्ट आता है, D11 D22 D33। तो इसीलिए ये है सेल्फ जीएमडी का है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन में सेल्फ जीएमडी निकालना है, तो D11 यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे आर बार हर जगह पे आ गया, फिर यहाँ पर एक एक से डिस्टेंस कितना है, एस एस का है, और पावर यहाँ पे 3 to the power 1/3 to the 2। तो क्या हुआ, r⁻s² 1 पावर 1/3।